हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री की न्यू बुक फर्स्ट ईयर की, उसका चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, उसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे, हेस लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत दफ़ा ये आ भी चुका है। इस तरह से आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो। सो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे कह रहे हैं, इफ़ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी brought about in more than one pathway, the net enthalpy change is the same provided that the initial and final states are the same। अब इस स्टेटमेंट पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, सही है, एक हमारे पास ये ए सब्सटेंस है जो Z में कन्वर्ट हो रहा है एक ही पाथवे को यूज़ करके, बस वो डायरेक्टली Z में कन्वर्ट हो रहा है। अब एक दूसरा यहाँ पे रूट हमें बता रहे हैं कि अगर A Z में कन्वर्ट हो, लेकिन वो 2-3 स्टेप्स को फॉलो करे, जैसे पहले वो X में कन्वर्ट हो, फिर वो Y में कन्वर्ट हो, फिर वो Z में कन्वर्ट हो, तो मतलब वो अल्टरनेटिव पाथवेज को सेलेक्ट करे और उनसे पास हो तो जाके वो Z में कन्वर्ट हो। तो ऐसे में जो इंथॉल्पी चेंज मतलब डेल्टा H आएगा वो सेम होगा दोनों केसेस में, भले वो A to Z में जब कन्वर्ट हो रहा हो तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, या तो वो इंटरमीडिएट स्टेप्स ले, पहले वो X में कन्वर्ट हो, Y में हो, फिर Z में हो, तो इनकी जो इंथॉल्पी चेंज आएगा वो सेम ही होगा। जैसे अब A to Z में ही कन्वर्ट होते हुए X एंड Y स्टेप से ये गुजरा है, तो इसकी इंथॉल्पी को हम ऐड अप कर लेंगे तो टोटल वही इंथॉल्पी बनेगी जो A to Z से डायरेक्ट कन्वर्ट होते हुए बनी है। अब इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो। हेस लॉ की हमारे पास 2 एप्लीकेशंस होती हैं, सही है। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया A to Z में कन्वर्ट होने वाला, वो कैलोरीमेट्रिक मेथड था जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं इंथॉल्पी चेंज। और एक दूसरा मेथड होता है कि जिसमें अगर केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, हमें उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन पता चल जाए तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके भी पता लगा सकते हैं इंथॉल्पी चेंज का। तो सबसे पहले 1 by 1 पढ़ते हैं। इसकी 2 ही एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है यूज़ ऑफ हेस लॉ इन डिटरमाइनिंग हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा H, ये यहाँ पे लिखा है। अब कह रहे हैं कि हेस लॉ प्रोवाइड्स अस अ कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट द हीट चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स फ्रॉम द सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला गिवन है, अभी इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये दूसरा मेथड होता है कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम हो तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करके ईजिली हीट ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हमें एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये हमें एग्जाम्पल गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी जब ऑक्सीजन के साथ तो वो फॉर्म करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, सही है। ये डेल्टा H और F रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन को। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -110.5 किलो जूल पर मोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसकी हीट इंथॉल्पी चेंज को फाइंड आउट करेंगे। कैसे कि इन वैल्यूज़ को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे पुट करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो हम इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को सपोज करेंगे 1। जो भी मॉलिक्यूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं रिएक्शन में, उनकी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 सपोज करते हैं। यहाँ पे 1 इसलिए नहीं है कि हाफ ऑक्सीजन को हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन होती है कंपाउंड्स की, सही है। अब हमारे पास फॉर्मूला था, सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा समेशन NP डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है
कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम माइनस करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से। सही है, फॉर्मूला हमें समझ आ गया है। तो प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -393.5 गिवन है। अब माइनस का साइन आएगा जो फॉर्मूले में है एग्जैक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स दो हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है विच इज़ -110.5 प्लस, और ऑक्सीजन की जगह मैंने आपको अभी बताया कि 1 सपोज कर लेंगे क्योंकि ये एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। 1 सपोज कर दिया। अब इसे सिंपल मैथमेटिक्स के रूल से लेके चलेंगे। -393.5 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो 110.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -109.5 आ जाएगा। एंड यहाँ पे एडिशन होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 393.5 में जब हम ऐड करेंगे 109.5 तो हमारे पास फाइनल हीट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, -284 किलो जूल पर मोल। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए इसके साथ लिखी थी ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पहली एप्लीकेशन क्या बता रही है, हीट ऑफ रिएक्शन थ्रू द फॉर्मूला। कि अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है तो आप इजीली ये फार्मूला अप्लाई करके हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास हेस लॉ की, यूज़ ऑफ हेस लॉ इन डिटरमाइनिंग ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंपल थर्मोकेमिकल रिएक्शंस यानी वो रिएक्शन जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, वर्क एंड एनर्जीज फॉर्म होती हैं, मतलब अकर होती हैं, तो वो रिएक्शंस होते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सिंपल अलजेब्रिक मतलब मैथमेटिक्स के रूल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर की जाए थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की, तो उसके थ्रू हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स को पता लगा सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूफ कर सकते हीट ऑफ फॉर्मेशन, वहाँ पे हम इस मेथड को अप्लाई करके हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी एप्लीकेशन की भी एक एग्जांपल को लेते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि 2 स्टेप्स के थ्रू, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा हेस लॉ की, कि या तो ए से जेड तक जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो एक ही पाथ यानी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा जेड में, या तो ए पहले एक्स में कन्वर्ट होगा फिर वाई में और फिर जेड में होगा। तो यहाँ पर उसी की एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले कह रहे हैं सिंगल स्टेप प्रोसेस, मतलब जिसमें combustion of graphite occurs to form carbon dioxide and heat of reaction can be measured calorimetrically as। पहला मेथड तो वो था जिसमें हमने फार्मूला लगा के हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया था। अब यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम हीट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन है हमारे पास, कार्बन रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी एंथैल्पी चेंज कितना है, -393.5। सही है। अब हमारे पास 2 स्टेप्स प्रोसेस, मतलब सबसे पहले ग्रेफाइट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सबसे पहले ग्रेफाइट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करेगा। सही है। और इसकी एंथैल्पी चेंज कितनी आएगी, -110.52। सही है, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड फाइनली कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो ये 2 स्टेप्स प्रोसेस है जिसमें बन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रही है कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ, लेकिन 2 स्टेप्स में। अब इसकी फाइनल एंथैल्पी चेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की एंथैल्पी चेंज को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, फाइनल एंथैल्पी चेंज फाइंड करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज 1 है, मतलब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, उसके एंथैल्पी चेंज को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 का यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हमारे पास है -110.52 और इक्वेशन 2 का है -283.9। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास से 393.5 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर -110.52 हमारे पास डेल्टा H1 की वैल्यू है और -283.9 हमारे पास डेल्टा H2 की वैल्यू है।
अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 393.5, मतलब एग्जैक्टली वही एंथैल्पी आएगी जो हमारे पास सिंगल स्टेप प्रोसेस में आई थी। तो यही हेस लॉ बताता है कि आप दो तरीके से एंथैल्पी चेंज फाइंड कर सकते हैं, या तो आप वो फार्मूला डाल के कि अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो तो आप डायरेक्टली फार्मूले में डालकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपली करके आप फाइंड कर सकते हैं हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज, या तो आप ये मेथड अप्लाई करें कि सिंगल स्टेप प्रोसेस या तो 2 स्टेप प्रोसेस में जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज आती है। तो यही थी हेस लॉ। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। मैंने दोनों एप्लीकेशंस के साथ इसीलिए एग्जांपल लिखी थी ताकि ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो जाए, और बहुत ही जल्द मैं इसकी एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।